reign. And then he dies. These are ancient civilizations. Earth. It was so... हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द माई चैनल। और आज मैं आप लोगों के लिए अब तक की वन ऑफ द बेस्ट साइंस फिक्शन मूवी प्रोमेथियस एक्सप्लेन करूंगा। अब दोस्तों, ये उन चुने हुए साइंस फिक्शन मूवीज में से एक है जिन्हें देखने के बाद आपके मन में हमेशा क्यूरियोसिटी बनी रहेगी। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये मूवी पूरे एक यूनिवर्स का पार्ट है जिसमें अब तक टोटल 14 मूवीज आ चुकी हैं, जिसमें 90s में रिलीज हुई एलियन और प्रेडेटर की सीरीज आती है और ये मूवी उन सभी मूवीज की प्रीक्वल है। यहाँ पर मैं इस मूवी को पहले एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर मैं मूवी रिलीज वाली टाइमलाइन को यूज करके वीडियोस बनाऊंगा तो इसकी पूरी स्टोरी को समझना थोड़ा कंफ्यूजिंग है। इसीलिए मैं इस सीरीज की सभी मूवीज को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप इसकी स्टोरी को ठीक से समझ सकें, जो आपको समय समय पे देखने को मिल जाएंगी। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इन सभी मूवीज की एक्सप्लेनेशन वीडियो मैं जल्द से जल्द आपके लिए लेकर आऊं। तो चलिए ज्यादा समय ना गुजारते हुए शुरू करते हैं आज के एक्सप्लेनेशन को। मूवी की शुरुआत 3.2 बिलियन साल पहले होती है जब हमारी पृथ्वी एकदम वीरान थी और यहाँ पे इंसानों और जानवरों का कोई नामो निशान भी नहीं था। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी स्पेसशिप आती है और उसके अंदर से एक व्हाइट रंग का एलियन बाहर आता है जो कि दिखने में काफी हद तक इंसान जैसा था। वो एलियन तुरंत ही समुद्र के किनारे आकर के अपने पास से एक अजीब सा लिक्विड निकालता है और उसे पी लेता है और उस लिक्विड को पीते ही एलियन का पूरा शरीर मेल्ट होने लगता है और वो सीधे समुद्र में गिर जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि उसके डीएनए से ही पृथ्वी पे जीवन की शुरुआत होती है, जिसके बाद मूवी का सीन हजारों साल आगे 2090 की तरफ मुड़ जाती है। यहाँ पे हम मूवी के लीडिंग कैरेक्टर डॉक्टर एलिजाबेथ शॉ को देखते हैं जो कि डॉक्टर चार्ली के साथ मिलकर के गुफाओं की छानबीन कर रही थी। इस गुफा के अंदर इन्हें लाखों साल पुराने ऐसे चित्र मिलते हैं जिसमें इंसान किसी और गैलेक्सी के तारों की तरफ इशारा कर रहे थे। वहीं दूसरे चित्रों में इंसान किसी ऐसे की पूजा कर रहे थे जो कि कद में उनसे काफी लंबे होते हैं। अब ये देख करके डॉक्टर शॉ और चार्ली काफी खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा ढूंढ निकाला था जो कि पूरे मानव इतिहास को बदल देगा। जिसके बाद मूवी का सीन वेलैंड इंडस्ट्री की तरफ मुड़ जाती है। यहाँ पे हम कई सारे साइंटिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट को देखते हैं जो कि मीटिंग कर रहे थे, जिसमें डॉक्टर शॉ और चार्ली भी थे। वहीं अगले ही सीन में हम वेलैंड इंडस्ट्री के मालिक को देखते हैं जिसका नाम पीटर वेलैंड था। यहाँ पे पीटर वेलैंड काफी बूढ़ा हो चुका था, लेकिन उसकी हमेशा से एक ही चाहत होती है, उसे जानना होता है कि धरती पे इंसान आए कहाँ से, उन्हें किसने बनाया। अब जाहिर तौर पर वेलैंड की बात सुन करके वहाँ बैठे साइंटिस्ट हंसने लगते हैं, लेकिन तभी डॉक्टर शॉ और चार्ली उठते हैं और उन्हें एक ऐसी बात बताते हैं जिसे सुन करके वो हैरान रह जाते हैं। यहाँ पे डॉक्टर शॉ और चार्ली सभी लोगों को बताते हैं कि हमने दुनिया भर में अलग अलग सभ्यता से काफी चित्रलेख उठाए हैं और हर सभ्यता के चित्रलेख में उन्हें एक ही जैसी ड्राइंग मिली है जिसमें इंसान एक ही तरह की गैलेक्सी की तरफ इशारा कर रहे हैं। यहाँ पर ये सारी चीजें इनके लिए एक इन्विटेशन जैसा था। यहाँ पे डॉक्टर शॉ का कहना था कि हमें बनाने वाले जरूर उसी गैलेक्सी के किसी प्लेनेट से आए थे। वहीं दूसरी तरफ वेलैंड इंडस्ट्री ने इस चित्रलेख की जांच करके उसमें दिख रहे गैलेक्सी के बारे में पता लगा लेता है। ये प्लेनेट एक दूसरी गैलेक्सी में होता है जिसका नाम था LV-223। अब वेलैंड सभी को बताते हैं कि उन्हें जीवन की उत्पत्ति के रहस्य और इंसानों को बनाने वालों को ढूंढना होगा। जिसके बाद अब कहानी 3 साल आगे मुड़ जाती है। साल था 2093 और यहाँ पे हम प्रोमेथियस नाम की एक शिप को देखते हैं जिसमें 17 क्रू मेंबर्स थे, जिसमें डॉक्टर शॉ और चार्ली के साथ कई सारे साइंटिस्ट होते हैं। यहाँ पे सारे क्रू मेंबर्स पिछले 2.5 साल से हाइपर स्लीप में होते हैं। वहीं इस शिप में डेविड नाम का एक आदमी था जो कि इनकी देखभाल कर रहा था। यहाँ पे मैं बता दूं कि डेविड इंसान नहीं था बल्कि एक ह्यूमनॉइड एंड्रॉइड रोबोट था और अब वो समय आ गया था जब वो लोग उस प्लेनेट पे पहुंचने वाले थे। इसीलिए डेविड सभी लोगों को हाइपर स्लीप से जगा देता है। यहाँ इन सभी क्रू मेंबर्स के हेड डॉक्टर शॉ और चार्ली होते हैं। वहीं अगले सीन में हम विकर नाम की लड़की को देखते हैं जो कि इस पूरे मिशन की इंचार्ज होती है। अब अगले ही सीन में ये सभी लोग प्लेनेट LV-223 के पास पहुंच जाते हैं। अब स्पेसशिप के लैंड होने के बाद ये लोग देखते हैं कि ये प्लेनेट पूरी तरीके से वीरान होता है। यहाँ पे दूर दूर तक लाइफ के कोई भी सबूत मौजूद नहीं थे, जो देख करके इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता है क्योंकि उनके हिसाब से ये प्लेनेट एकदम हाईली एडवांस होना चाहिए था। लेकिन इस प्लेनेट को सर्च करते हुए उनकी नजर एक अजीब से पिरामिड पे पड़ती है। ये देख करके सभी साइंटिस्ट तय करते हैं उस पिरामिड की जांच करने के लिए, जिसमें डॉक्टर शॉ और चार्ली के साथ कई सारे साइंटिस्ट अपने
व्हीकल से पिरामिड की तरफ निकल जाते हैं और इनके साथ डेविड भी होता है। वहीं मेन शिप के अंदर विकर कैप्टन यानेट के साथ ही रुकती है। वहीं सारे साइंटिस्ट अब पिरामिड के अंदर आते हैं। पिरामिड के अंदर आने पर इन्हें काफी विशाल स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। वहीं जांच करते हुए डेविड को वहां पर कोई अजीब सा चिपचिपा लिक्विड मिलता है। तभी उसकी नजर पास ही के दीवार पे पड़ती है जिसपे एलियन भाषा में कुछ लिखा हुआ था। अब जैसा कि डेविड एक एंड्रॉइड रोबोट था, उसे कई सारी भाषाएं आती थी, इसीलिए डेविड एलियन की भाषा को आसानी से डिकोड करके उन्हें पढ़ लेता है और वहां पे लगे बटन को दबाता है और उसके ऐसा करते ही उनके सामने एक होलोग्राफिक वीडियो चालू हो जाती है। इस वीडियो में वही एलियंस जिसे हमने मूवी के शुरुआत में देखा था, वो सभी लोग किसी चीज से डर करके भाग रहे थे। दोस्तों, मूवी में इन एलियंस को इंजीनियर्स कहा गया है। अब भागते दौरान एक इंजीनियर दरवाजे के पास गिर जाता है और उसका ऑटोमेटिक डोर बंद हो जाता है, जिसकी वजह से उस इंजीनियर का सर कट जाता है और वो मारा जाता है। और अब होलोग्राम बंद होने के बाद जब सभी लोग उसी दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं, तब वहाँ पे उन्हें एक इंजीनियर की लाश मिलती है। ये देख करके इनके ग्रुप का एक साइंटिस्ट जिसका नाम डॉक्टर फाइवफील्ड था, वो बहुत डर जाता है और वहाँ से वापस जाने की बात करता है। लेकिन यहाँ पे डॉक्टर सॉ और चार्ली बताते हैं कि वो वापस नहीं जा सकते, उन्हें हर हाल में ये पता लगाना होगा कि यहाँ पे हुआ क्या। वहीं दूसरी तरफ हम चार्ली को देखते हैं जिसे वहाँ का पूरा एनवायरनमेंट पृथ्वी जैसा दिखाई दे रहा था और इतना पता चलने के बाद वो सभी को बोलता है अपना हेलमेट निकालने को। लेकिन जाहिर तौर पर डॉक्टर सॉ इसके लिए मना करती है क्योंकि ये खतरनाक हो सकता है। लेकिन यहाँ पे चार्ली किसी की बात नहीं मानता है और अपना हेलमेट निकाल देता है। लेकिन उसकी किस्मत अच्छी होती है क्योंकि वहाँ की हवा पृथ्वी से भी ज्यादा साफ होती है। ये देख करके सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं और सभी लोग अपना हेलमेट निकाल देते हैं। वहीं अगले ही सीन में हम डेविड को देखते हैं जो कि एलियन की भाषा को एक बार समझ करके वहाँ के एक दरवाजे को अनलॉक कर देता है और अब अंदर आने पर उन्हें उसी इंजीनियर का कटा हुआ सिर मिलता है, जिसकी जांच करने पर उन्हें पता चलता है कि ये सर करीब 3000 साल पुराना है। यहाँ पे हैरानी वाली बात कि इतना समय बाद भी ये सर अभी भी सलामत था। वहीं अंदर आने पर उन्हें कमरे के अंदर एक विशालकाय इंसानी सर की मूर्ति दिखाई देती है। उस कमरे के अंदर उन्हें कुछ अजीब से कंटेनर मिलते हैं जिसमें कुछ ब्लैक कलर के लिक्विड बाहर आ रहे थे, जिसे देख करके ये लोग एकदम हैरान थे कि ये क्या है। अब ये लोग अपना काम कर रहे थे, तभी सॉ नोटिस करती है कि उन कमरों के दीवारों के स्ट्रक्चर अब बदल रहे थे, जो देख करके डॉक्टर शॉ अब परेशान हो जाती हैं और सभी को बताती हैं कि उनके यहाँ मौजूद होने की वजह से इस कमरे का एनवायरनमेंट अब बदल रहा था। ये देख करके डॉक्टर शॉ सभी को बोलती है उस एलियन के सर को यहाँ से लेके निकलने के लिए। वहीं दूसरी तरफ हम डेविड को देखते हैं जो कि अजीब कारण से उस ब्लैक लिक्विड वाले कंटेनर को अपने पास रख लेता है। वहीं इनकी किस्मत खराब की एक बड़ा सा तूफान इनकी तरफ ही आ रहा था। ये देख करके सभी लोग अपने व्हीकल की तरफ भागते हैं, लेकिन जब ये लोग यहाँ से निकल रहे थे तब उन्हें खबर मिलती है कि इनके दो साइंटिस्ट डॉक्टर मेलबर्न और फाइवफील्ड वहीं पे फंसे रह गए। अब इनके पास कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए वो उन्हें वहीं पे छोड़ करके सीधे अपने स्पेसशिप में आ जाते हैं। वहीं फाइवफील्ड को बताया जाता है कि वो तूफान के थमने तक वहीं पे रहे, जिसके बाद उसे वापस रेस्क्यू कर लिया जाएगा। अब स्पेसशिप में वापस आने के बाद डॉक्टर शो अपनी टीम के साथ उस सर का एनालिसिस करती हैं और उसके हेलमेट को निकालने के बाद वो देखती हैं कि वो सर एकदम इंसान जैसा होता है, लेकिन शायद यहाँ की एनवायरनमेंट उस सर के लिए खराब होती है, इसीलिए वो तुरंत ही डिसॉल्व होकर के फट जाता है। यहाँ पे डॉक्टर शॉ उस एलियन का डीएनए लेकर के उसकी जांच करती हैं और जांच के बाद उन्हें जो रिजल्ट मिलता है उसे देख करके वो दंग रह जाते हैं, क्योंकि इस एलियन का डीएनए इंसान के डीएनए से 100% मैच कर रहा था। ये देख करके सभी लोग समझ जाते हैं कि ये एलियन ही उनके पूर्वज हैं और इन्होंने ही इंसानों को बनाया था। जिसके बाद मूवी का सीन यहीं पे कट हो जाती है। अब अगले ही सीन में हम डेविड को देखते हैं जो कि किसी अनजान इंसान से अकेले में बात कर रहा था। अब ये अनजान इंसान कौन है इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। वहीं अगले ही सीन में हम विकर को देखते हैं जो कि डेविड से आकर के मिलती है और उससे पूछती है कि उन्होंने उससे क्या कहा, जिस पे डेविड विकर से वो सारी बातें छुपा लेता है। ये देख करके हमें रियलाइज होता है कि डेविड जो कि एक एंड्रॉइड रोबोट था, उसे इस मिशन पे किसी और काम के लिए ही भेजा गया था, जिसके बारे में शायद विकर को भी नहीं पता था। अब अगले ही सीन में डेविड उस कंटेनर को खोलता है जो कि सबसे छुप करके वो ले आया था। इस कंटेनर को देख करके हमें पता चलता है कि ये कंटेनर जरूर किसी एक्सपेरिमेंट के लिए तैयार किया गया था। इसमें डेविड को एक डीएनए सैंपल मिलता है जिसे ले करके वो चार्ली के पास आ जाता है और उससे बातें करता है। बातें करते हुए डेविड चार्ली के लिए ड्रिंक बनाता है और वो डीएनए वो चुपके से उसमें मिला देता है और चार्ली अनजाने में वो ड्रिंक पी लेता है। यहाँ पे डेविड ने ऐसा क्यों किया इसके बारे में हम वीडियो के आखिर में बात करेंगे। वहीं दूसरी तरफ हम पिरामिड के अंदर मेलबर्न और फाइवफील्ड को देखते हैं जो कि अभी भी वहीं पे भटक रहे थे। यहाँ पे चारों तरफ उन्हें उन्हीं इंजीनियर की लाशें मिलती हैं जो देख करके ये कुछ समझ नहीं पाते कि इन्हें किसने मारा होगा। वहीं आगे आने पर उन्हें वही ब्लैक लिक्विड बहता हुआ दिखाई देता है और
और अब देखते ही देखते उस ब्लैक लिक्विड के अंदर से कोई अजीब सा स्नेक लाइक एलियन बाहर आकर के उनकी तरफ बढ़ने लगता है। ये देख करके बेवकूफ मेलबर्न उसे छूने की कोशिश करता है। तभी वो एलियन उसके ऊपर अटैक करके उसके सूट के अंदर घुस जाता है, जिसके जरिए वो सीधे उसके हेलमेट में पहुंच करके उसके मुंह के अंदर चला जाता है और उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। यहाँ पे फाइफील्ड उसे बचाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन इन्फेक्शन की वजह से उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। वहीं अगले ही सीन में हम डॉक्टर शॉ और चार्ली को देखते हैं जो कि एक साथ इंटीमेट होते हैं। अब अगली सुबह हम नोटिस करते हैं कि डॉक्टर चार्ली की हालत अब काफी खराब होने लगी थी। उसकी आंखों की पुतलियां अब पूरी तरीके से ब्लैक हो रही थी, लेकिन फिर भी वो डॉक्टर शॉ से ये बात छुपा लेता है। वहीं इनकी टीम अब एक बार फिर से पिरामिड के अंदर जाती है ताकि वो मेलबर्न और फाइफील्ड को बचा सके। अंदर आने पर उन्हें मेलबर्न की लाश मिलती है, जिसकी जांच करते दौरान अचानक से वही एलियन बाहर निकल करके भागता है। वहीं फाइफील्ड भी अब तक मर चुका था। अब पिरामिड के अंदर आने के बाद चार्ली की हालत और खराब होने लगती है, जिसकी वजह से अब सभी लोग उसे लेकर के वहां से निकलने लगते हैं। वहीं अगले ही सीन में हम डेविड को देखते हैं जो कि इस जगह की छानबीन कर रहा था, जिसमें डेविड को एक अजीब सी जगह मिलती है और उसे देखने के बाद अब डेविड को पता चलता है कि ये जगह कोई पिरामिड नहीं बल्कि एक स्पेसशिप होती है। और जब डेविड वहां के कंट्रोल पैनल को एक्सेस करता है तब उसे वहां पे एक होलोग्राफिक इमेज दिखाई देती है, जिसमें पूरी गैलेक्सी का मैप होता है। डेविड को उस मैप के अंदर पृथ्वी की लोकेशन मिलती है, जिसे देखने के बाद डेविड को पता चलता है कि ये स्पेसशिप पृथ्वी की तरफ आ रही थी। और इसे देख करके अब मूवी का मेन प्लॉट रिवील होता है। दरअसल इंजीनियर्स इस स्पेसशिप के जरिए पृथ्वी पे आ रहे थे ताकि वो इंसानों को खत्म कर सके। अब ऐसा क्यों होता है इसके बारे में हमें आगे के सीक्वल में पता चलेगा। वहीं उस कंटेनर के अंदर एलियन डीएनए सेल्स होते हैं, जिनका इस्तेमाल करके इंजीनियर्स एक बायो वेपन बना रहे थे, जिसका इस्तेमाल करके वो किसी भी प्लेनेट के जीवन को खत्म कर सकते थे। लेकिन शायद उनके एक्सपेरिमेंट में कोई गलती हो गई और वो एलियन डीएनए सेल्स एक्टिव हो गए और उसी के इन्फेक्शन की वजह से सारे इंजीनियर्स मारे गए। लेकिन जांच के दौरान डेविड को पता चलता है कि एक इंजीनियर अभी भी जिंदा होता है जो कि अपने स्लीपिंग पॉड में था, लेकिन इसके बारे में डेविड किसी को भी नहीं बताता है और स्पेसशिप में वापस आने लगता है। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर शॉ की टीम चार्ली को लेकर के स्पेसशिप के अंदर आने लगती है, लेकिन तभी विकर उसे रोकती है क्योंकि उसके हिसाब से वो इन्फेक्टेड है और वो किसी भी तरीके का इन्फेक्शन अपने स्पेसशिप के अंदर नहीं ला सकती है क्योंकि इसकी वजह से सभी को खतरा हो सकता है। यहाँ पे डॉक्टर शॉ काफी रिक्वेस्ट करती है, लेकिन विकर उसकी बात नहीं मानती है। वहीं चार्ली की हालत अब और खराब हो रही थी और वो बुरी तरीके से वायलेंट हो जाता है। यहाँ पे कैप्टन यानेट विकर को बोलते हैं कि वो क्वारंटीन करके इसे ठीक कर सकते हैं, लेकिन तभी चार्ली खुद ही इसके लिए मना करने लगता है और उसे जला देने को बोलता है। ये देख करके विकर खुद ही फायर एक्सटिंग्विशन के जरिए उसके ऊपर आग लगा देती है, जिससे चार्ली की वहीं पे मौत हो जाती है और ये नजारा देख करके डॉक्टर शॉ वहीं पे बेहोश हो जाती है। अब अगले ही सीन में जैसे ही डॉक्टर शॉ होश में आती है, डेविड उन्हें एक हैरान कर देने वाली बात बताता है। उसका कहना था कि शॉ 3 महीने प्रेग्नेंट है, जो सुन करके डॉक्टर शॉ एकदम दंग रह जाती है क्योंकि किसी मेडिकल रीजन के कारण डॉक्टर शॉ कभी मां नहीं बन सकती थी। तो आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन यहाँ पे डेविड उसे रिवील करता है कि वो इंसानी बच्चा नहीं है बल्कि एक एलियन है। ये जान करके शॉ एकदम हैरान तुरंत ही डेविड को बोलती है उस एलियन को बाहर निकालने के लिए, लेकिन डेविड इसके लिए मना करता है क्योंकि उसका कहना था कि वो इस एलियन को पृथ्वी पे ले जाएंगे और उसके ऊपर रिसर्च करेंगे। लेकिन डॉक्टर शॉ इसके लिए तैयार नहीं थी क्योंकि वो एलियन पृथ्वी को तबाह कर सकता था। ये जान करके डेविड उसके साथ जबरदस्ती करता है और उसे वहीं पे बेहोश कर देता है। वहीं जब शॉ को होश आता है तब उसके पेट में दर्द और भी बढ़ गया था, इसीलिए वो खुद ही ऑपरेशन थिएटर में जाकर के ऑटोमेटिक सर्जरी मशीन के जरिए उस एलियन को बाहर निकाल लेती है, लेकिन वो उसे मार नहीं पाती और उसी सर्जरी मशीन में बंद करके बाहर आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम फाइफील्ड को देखते हैं जो कि शायद अभी तक जिंदा था और वो इनके स्पेसशिप पे आकर के सभी क्रू मेंबर को एक एक करके मारने लगता है। ये देख करके सभी क्रू मेंबर उसके ऊपर हमला करके मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके ऊपर गोलियों का असर नहीं हो रहा था। तभी कैप्टन यानेट यहाँ पर आकर के उसे फायर एक्सटिंग्विशन से जला देते हैं, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। वहीं अगले ही सीन में डॉक्टर शॉ घायल हालत में एक अजीब से चैम्बर में पहुंचती है, जिसका दरवाजा खोलने पर उन्हें सामने डेविड दिखाई देता है और यहाँ पे हम पीटर वेलेंट को देखते हैं, जिसे देख करके डॉक्टर शॉ एकदम हैरान होती हैं और यहाँ पे मूवी का फाइनल प्लॉट रिवील होता है। दरअसल पीटर वेलेंट शुरुआत से ही इसी स्पेसशिप में मौजूद थे। यहाँ पे हमें पता चलता है कि वेलेंट जानबूझ करके यहाँ पे आए थे क्योंकि वो इस वक्त काफी बूढ़े हो चुके थे, इसीलिए वो अपने क्रिएटर को ढूंढना चाहते थे क्योंकि उनके हिसाब से जिन्होंने उन्हें बनाया वो उन्हें बचा भी सकते हैं ताकि वेलेंट अपने आप को बूढ़ा होने से रोक सके। ये देख करके अब हमें पता चलता है कि एक सीन के दौरान डेविड जिससे बातें कर रहा था वो कोई और नहीं बल्कि वेलेंट
वेलेंट थे और वेलेंट के कहने पर ही डेविड ने इस पूरे मिशन को अंजाम दिया। इसीलिए जानबूझ करके डेविड ने उस डीएनए सैंपल को चार्ली के ड्रिंक में मिलाया क्योंकि वेलेंट पता लगाना चाहते थे कि वो डीएनए आखिर किसका है। अब ये सब कुछ जानने के बाद डॉक्टर शॉ उन्हें बताती है कि उनका यहाँ आना वेस्ट रहा क्योंकि उनमें से एक भी इंजीनियर अब जिंदा नहीं है। ये जान करके डेविड उसे बताता है कि एक इंजीनियर अभी भी जिंदा है जो कि वहाँ के स्लीपिंग पॉड में मौजूद है। वहीं दूसरी तरफ हमें ये भी पता चलता है कि विकर कोई और नहीं बल्कि वेलेंट की बेटी है। यहाँ पे विकर अपने पिता से मिलने के बाद उस इंजीनियर से मिलने को मना करती है, लेकिन वो उसकी कोई भी बात नहीं सुनता है क्योंकि उसे हर हाल में अपनी उम्र को बढ़ाना था। यहाँ पे डेविड सभी को बताता है कि वो इंजीनियर यहाँ से निकल करके पृथ्वी आ रहे थे इंसानों को मारने के लिए। ये जानने के बाद वेलेंट अपनी टीम के साथ तुरंत उस स्लीपिंग पॉड के पास आते हैं। डेविड उस इंजीनियर को स्लीपिंग पॉड से जगा देता है और अब उठने के बाद वो इंजीनियर उन्हें हैरानी से देख रहा था। यहाँ पे डेविड तुरंत ही इंजीनियर से उसकी भाषा में बातें करके वेलेंट की उम्र को बढ़ाने को बोलता है और इतना सुनते ही वो इंजीनियर बुरी तरीके से गुस्से में डेविड के सर को धड़ से अलग कर देता है। वहीं ये सब कुछ देख करके डॉक्टर शॉ इंजीनियर से सवाल करती है कि उन्होंने ही इंसानों को बनाया और अब वो उन्हें मारना क्यों चाहते हैं और उनके स्पेसशिप पे ऐसा क्या है जिसकी वजह से वो ही मारे गए। लेकिन जाहिर तौर पर वेलेंट उसे रोकते हैं, जिसके बाद वो सभी के ऊपर हमला करके उन्हें वहीं पे घायल कर देता है। लेकिन डॉक्टर शॉ इस हमले में बच निकलती है, जिसके बाद वो इंजीनियर तुरंत ही अपने पुराने मिशन पर यानी पृथ्वी को बर्बाद करने के लिए निकलता है। वो स्पेसशिप को स्टार्ट करता है, लेकिन शॉ बाहर आकर के कैप्टन यानेट और विकर को बोलती है कि उन्हें किसी भी हाल में इस स्पेसशिप को रोकना होगा। ये सुन करके कैप्टन यानेट तय करते हैं कि वो अपने स्पेसशिप को इंजीनियर के स्पेसशिप से क्रैश करवा देंगे। अब जैसे ही कैप्टन यानेट अपने स्पेसशिप को स्टार्ट करके इंजीनियर की तरफ ले जाते हैं, विकर तुरंत ही एक एस्केप पॉड में बैठ करके वहां से इजेक्ट करती है। वहीं इस क्रैश में इंजीनियर की स्पेसशिप तबाह हो जाती है, जिसमें विकर और कैप्टन यानेट भी मारे जाते हैं। अब इस प्लेनेट पे केवल शॉ ही बची थी। वो तुरंत ही अपने ही एस्केप पॉड के अंदर आती है, लेकिन शॉ नोटिस करती है कि वो एलियन अभी भी वहीं पे होता है और वो अब काफी बड़ा हो गया था। तभी अचानक वहाँ पे वही इंजीनियर आ जाता है जो कि अभी भी जिंदा था। यहाँ पे वो शॉ को मारने की कोशिश करता है और इसी हाथापाई में शॉ वहाँ के एस्केप पॉड का दरवाजा खोल देती है, जिसकी वजह से वो एलियन इंजीनियर के ऊपर हमला करके उसे भी मार डालता है। लेकिन डॉक्टर शॉ मौका पा करके वहाँ से भाग निकलती है। शिप के बाहर आने के बाद डॉक्टर शॉ बुरी तरीके से घायल थी। तभी उसे डेविड का मैसेज आता है और वो बताता है कि वो उसे बचा करके वापस पृथ्वी पे ले जाएगा, लेकिन उसके बदले में उसे डेविड को ठीक करना होगा। लेकिन ये सुन करके शॉ इसके लिए तैयार नहीं होती है क्योंकि यहाँ पे जो कुछ भी हुआ था उसके लिए डेविड ही जिम्मेदार था। लेकिन उसके रिक्वेस्ट करने पर शॉ तुरंत ही उसके पास पहुंचती है और उसे ठीक कर देती है, जिसके बाद डेविड उसे बोलता है पृथ्वी पे वापस चलने के लिए। लेकिन शॉ इसके लिए मना कर देती है क्योंकि उसका कहना होता है कि उसे इन सभी सवालों के जवाब जानने हैं कि आखिर इंजीनियर ने उन्हें बनाया तो वो उन्हें मिटाना क्यों चाहते हैं। और आगे वो इंजीनियर के प्लेनेट पे जाने का तय करती है, जिसके बाद डेविड और शॉ स्पेसशिप के जरिए इंजीनियर के प्लेनेट की तरफ निकल जाते हैं। अब मूवी के आखिर में हम उस इंजीनियर को देखते हैं जिसे उस एलियन ने मार दिया था। तभी अचानक उस इंजीनियर का पेट फाड़ करके एक एलियन बाहर आता है, जिसे हम जेनोमॉर्फ एलियन कहते हैं। और इसी एलियन की कहानी हमें आगे के सीक्वल में देखने को मिलेगी। और इसी सस्पेंस के साथ ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। अब दोस्तों, मूवी के एंड होने के बाद आपके मन में कुछ सवाल होंगे, जैसे कि उन इंजीनियर्स का आगे क्या हुआ, वो आखिर इंसानों को क्यों मारना चाहते थे। वहीं सबसे बड़ा सवाल कि डेविड जो कि एक एंड्रॉयड रोबोट था, उसने जानबूझ करके सभी इंसानों को खतरे में क्यों डाला। इन सभी सवालों के जवाब आपको आगे आने वाली एक्सप्लेनेशन में मिल जाएंगे। वहीं मूवी का नाम प्रोमेथियस इसलिए रखा गया क्योंकि ग्रीक मैथोलॉजी के हिसाब से प्रोमेथियस ऐसे देवता थे जिन्होंने ही इंसानों को बनाया था, जिन्होंने इंसान को ज्ञान और बुद्धि दी। एक कहानी के हिसाब से यूनानी देवता ज़्यूस ने इंसानों से आग जलाने का ज्ञान उनसे छीन लिया था, लेकिन प्रोमेथियस ने देवताओं के खिलाफ जाकर के इंसानों को आग जलाने का ज्ञान दिया, जिसकी वजह से ज़्यूस ने प्रोमेथियस को कड़ी सजा दी और उसे जंजीर से एक पहाड़ी पे बांध दिया, जहाँ पे एक चील आकर के रोज उसका लीवर खाता और रात के वक्त उसका लीवर वापस से रीजनरेट हो जाता, ताकि अगले दिन सुबह चील उसे फिर से खा सके और ये साइकिल ऐसे ही रिपीट होता रहता। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की एक्सप्लेनेशन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं जल्द ही इसका अगला पार्ट एलियन कवेनेंट की एक्सप्लेनेशन लेकर आऊंगा। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, और आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।